तैमूर की वापसी तकरीबन 20 मिनट के बाद हुई। मैंने जल्दी से पूछा कैसा रहा। बोला मैंने उसे नॉकआउट करके ग्लोरिया के हवाले कर दिया, वहां सरदार जी उसे संभाल लेंगे। मैंने तवील सांस लिया, फिर आहिस्ता से कहा विनोद पांडे की क्या रिपोर्ट है। वो बोला वो उसी आदमी के साथ ठहरा हुआ है जिसके साथ वो यहाँ नजर आया था। उसका घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। उस शख्स का नाम मोहन है और वो पुलिस इंस्पेक्टर है। मैंने कहा ये मालूमात तुम्हें कहाँ से हासिल हुई। उसने बताया असल में मोहन के घर के सामने एक हलवाई की दुकान है। मैंने हलवाई से एक पाव गर्मा गर्म जलेबियां ली और वहीं खड़े होकर खाने लगा। मोहन ने भी वहीं से जलेबियां खरीदी थी। उसके जाने के बाद हलवाई खुद ही बताने लगा कि एक तो उन पुलिस वालों ने जिंदगी अजीरन कर दी है, पैसे तो भूले से भी नहीं देते। फिर मैंने उसे कुरेदा तो उसने सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया कि मोहन किस थाने में तैनात है। मैंने पूछा उसके घर पे पुलिस की गार्ड थी। तैमूर ने कहा नहीं। मैंने पूछा घर में कितने अफराद थे। बोला मोहन का बाप है, उसकी 2 जवान बेटियां हैं, उनसे छोटा एक बेटा है जो मैट्रिक में पढ़ता है। मोहन की बीवी है जो किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है। अब विनोद पांडे का इजाफा हो गया है। मैंने कहा मेरे ख्याल में अब यहाँ हमारा रुकना फजूल है। उसने कहा हाँ मेरा भी यही ख्याल है। मैंने कांता से कहा चलो फिर हम भी निकल चलें, सामान यहीं छोड़ दो, इसमें कोई कीमती चीज नहीं है, अलबत्ता कोई ऐसी चीज यहाँ मत छोड़ना जिससे हमारी निशानदही का खतरा हो। हम सरदार जी के बंगले पर पहुंचे तो घड़ी में 9:30 बजे थे। सरदार जी और ग्लोरिया ड्राइंग रूम ही में मौजूद थे। मुझे देखकर सरदार जी बेख्तियार हंसने लगे। मेरा हुलिया ही उस वक्त ऐसा था। फिर वो सभी कह लगाने लगे। उन्हें कह लगाते देखकर मुझे भी हंसी आ गई। हंसते हंसते ग्लोरिया और कांता की आंखों में आंसू आ गए। जब वो हंस हंस कर बेदम हो गए तो मैंने ग्लोरिया से कहा दांत निकालने के लिए बहुत वक्त पड़ा है, उस पंडित को कहाँ रखा है तुमने। ग्लोरिया ने कहा वो तहखाने में है। मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि वहाँ कोई तहखाना भी है, मगर सरदार जी का बिजनेस देखते हुए मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैं तहखाने में पहुंचा तो पंडित होश में था और नंगे फर्श पर नीम तराज था। मुझे देखकर वो उठ बैठा। मैंने सख्त लहजे में कहा अगर तुझे अपनी हड्डी पसली नहीं तोड़वाना तो जो कुछ पूछा जाए उसका जवाब सच सच देना, वरना मुझे जबान खुलवानी भी आती है। फिर जरा तवक्कुफ के बाद मैंने पूछा अब जरा जल्दी से बता दे तेरा नाम क्या है। वो जल्दी से बोला मेरा नाम कुंदन लाल है। मैंने हंसकर कहा गुड, हम लोगों के पीछे क्यों लगा हुआ था। कुंदन लाल ने कहा ये मैं नहीं बताऊंगा। मैंने झुककर उसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और उसे गर्दन से दबोच कर उठा लिया। मैंने कहा बताता है या तेरी खोपड़ी की खाल उतार दूं। मेरे थप्पड़ से उसका गाल और होंठ जख्मी हो गया था और मुंह से खून रिस रहा था। वो भारी तनोतोष का आदमी था और 2 ही थप्पड़ों में उसकी हालत गैर हो गई थी। शायद वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज भी था क्योंकि उसका चेहरा उस वक्त सुर्ख हो रहा था। वो सरगोशी में बोला तुम लोग बहुत पछताओगे। मैंने कहा मैंने पूछा है कि तुम हमारे पीछे क्यों लगे थे। मैंने उसके पेट में घूंसा मार दिया। वो तकलीफ से दोहरा हुआ तो उसकी पीठ पर भी एक हाथ जड़ दिया। वो घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा। मैंने कान पकड़कर उसे फिर खड़ा कर दिया। वो दीवार से टेक लगाकर हाँपते हुए बोला मैं वहां ड्यूटी पर था, मेरा ताल्लुक पुलिस से है। मैंने चौंक कर कहा इसका मतलब है कि तुमने अपना असली नाम नहीं बताया। उसने गहरा सांस लिया, कहा मेरा असली नाम यही है, मगर मैं KL वर्मा के नाम से पहचाना जाता हूँ, DCP ऑफ CID। फिर वो आहिस्ता से फर्श पर बैठ गया। बोला मैंने पहली दफा तुम्हारी साथी को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले भी देखा है। फिर तुम पर नजर पड़ी तो एहसास हुआ कि तुम्हें भी कहीं देख चुका हूँ, लेकिन कहाँ देखा था ये याद नहीं आ रहा था। मगर ये बात तय हो गई थी कि तुम साधु नहीं हो। तुम्हारी हकीकत जानने के लिए मैं दोबारा तुम्हारे खेमे तक आया था और तुम्हारी बातें सुनकर मैं मामले की तह तक पहुंच भी गया था, मगर तुम ज्यादा तेज निकले। मैंने हंसकर कहा फिर तुमने मुझे पहचान लिया। DCP शिकस्ता अंदाज में मुस्कुराया, बोला हाँ तुम कामरान हो। अभी किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है इसलिए तुम मुझसे बच गए, वरना मैं वहां तक अकेला क्यों आता, और आता भी तो अपने किसी आदमी को इत्तला देकर आता। फिर तुम इस आसानी से मुझे अगवा नहीं कर सकते थे। मैंने कहा तुम्हें आखिर पंडित बनने की क्या जरूरत थी। वो बोला वहां मैं एक इंटरनेशनल मुजरिम एल्बर्ट की तलाश में गया था। मुझे इत्तला मिली थी कि वो आजकल इंडिया में है और मेले में आकर किसी से एक अहम डील करने वाला है, मगर एल्बर्ट से पहले मुझे वो लड़की नजर आई जो तुम्हारी दासी बनी हुई थी। मैं उसे भी पहचान गया हूँ। वो KK की भतीजी कांता है। उसने अलग पुलिस की जिंदगी अजीरन कर रखी है। इलाहाबाद के हर थाने में कांता की तस्वीरें हैं। मैंने कहा एल्बर्ट किस से डील करने वाला था। वर्मा ने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर वो डील इंतहाई अहम और टॉप सीक्रेट दस्तावेजात की होगी। मैंने तंजिया लहजे में कहा मैं उस शख्स का नाम बता दूं जिसके साथ एल्बर्ट सौदेबाजी करने वाला है। मैंने कुछ तवक्कुफ किया, फिर कहा उसका नाम विनोद पांडे है। वर्मा उछल पड़ा, बोला वाकई तुम मुझसे ज्यादा जानते हो।
मुझे उसका नाम तो नहीं मगर हुलिया मालूम है। मैंने कहा अब ये डील कभी नहीं होगी। विनोद पांडे से वो डॉक्यूमेंट्स मैं छीन लूंगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया, फिर कहा अब तुम आराम करो। मैंने तहखाने का दरवाजा लॉक किया और ऊपर पहुंच गया। तैमूर ने कहा कुछ बताया उसने? मैंने जवाब दिया हाँ। फिर मैंने कहा जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी मोहन की तरफ जाएंगे। तैमूर बोला मैं तो तैयार हूं, तुम अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। गली में उस वक्त दूर दूर तक सन्नाटा था। आधी रात के वक्त यूं भी सन्नाटा ही होता है। फिर वो तो सर्दियों की रात थी। मैंने घूम फिर कर मोहन के मकान का जायजा लिया तो मुझे उसकी पुश्त पर सीवरेज का एक पाइप नजर आया। मैं उस पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। फिर मैं बंदर किसी फुर्ती से सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया और एक छज्जे पर टिक गया। फिर पेंसिल टॉर्च से तैमूर को ऊपर आने का इशारा किया। पाइप के एन ऊपर सेकंड फ्लोर पर एक खिड़की थी। मेरा इरादा था कि उसी खिड़की को खोलने की कोशिश करूंगा। तैमूर को रास्ता देने के लिए मैं छज्जे पर चढ़कर दीवार से चिपका हुआ कुछ आगे बढ़ गया था। उस वक्त मैं तकरीबन 40 फुट की बुलंदी पर खड़ा था। अगर मेरा पांव या हाथ फिसल जाता तो मैं सड़क पर गिरता और ऐसा गिरता कि सब खेल खत्म। ऊपर पहुंचने में सर्दी के बावजूद मैं पसीना पसीना हो गया। ऊपर पहुंचकर मुझे शदीद सर्दी का एहसास हुआ क्योंकि हवा में बहुत खुनकी थी। तैमूर बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था। शायद सर्दी की वजह से वो पाइप को गिरफ्त में नहीं ले पा रहा था। ऊपर चढ़ते चढ़ते वो अचानक फिसल कर नीचे चला जाता। फिर वो कोशिश करके पाइप के दूसरे सिरे तक पहुंच गया। वो छज्जे पर आने ही वाला था कि अचानक सेकंड फ्लोर की खिड़की खुली और किसी ने तैमूर पर फायर झोंक दिया। तैमूर पाइप से कई फुट नीचे फिसलता चला गया। मेरा दिल उछल कर गोया हलक में आ गया। फिर कोई चीखा मोहन नीचे जाओ, देखो ये जो कोई भी है निकलने न पाए। मैं सन्नाटे में रह गया क्योंकि इस आवाज को मैं लाखों में भी पहचान सकता था। वो विनोद पांडे की आवाज थी। फिर घर के अंदरूनी हिस्से में किसी के भागते कदमों की आवाज आई। मैं दीवार से मजीद चिपक गया। मैं इस दौरान में रिवॉल्वर निकाल चुका था। तैमूर बर्क रफ्तारी से नीचे फिसल गया। फिर कोई शोर मचाता हुआ घर के दाखिली दरवाजे से बाहर निकला, मगर फौरन ही एक फायर हुआ और वो चीखता हुआ बैठ गया। ये फायर तैमूर ने किया था। उसने दुश्मन की पेशकदमी रोक दी थी। फिर मैंने स्ट्रीट लैंप की मध्यम रोशनी में तैमूर को तारीख गली में घुसते देखा। मैं बुलंदी पर खड़ा था, इसलिए मुझे दूर तक का मंजर दिखाई दे रहा था। दूसरे फायर के साथ ही आसपास के मकानों की खिड़कियां खुलने लगी। कुछ लोग दरियाफ्ते हाल के लिए घरों से बाहर भी निकल आए थे। ये एक नई उफ्ताद पड़ गई थी। उन लोगों में से कोई भी मुझे देख सकता था। उस वक्त वो लोग मकान के दरवाजे की तरफ मुतवज्जे थे जहां कोई शख्स तैमूर की चलाई हुई गोली से जख्मी हो गया था। मैं उस वक्त सेकंड फ्लोर की एक खिड़की के छज्जे पर खड़ा था। मैं अगर ज्यादा देर वहां खड़ा रहता तो यकीनी तौर पर किसी न किसी की नजरों में आ जाता। मैंने खिड़की के जरिए फौरी तौर पर अंदर जाने का फैसला कर लिया। वो पुरानी वजह की 2 पट वाली खिड़की थी जिसमें चौकोर शीशे लगे हुए थे। मैंने खिड़की के पट पर हाथ रख कर उसे अंदर की तरफ धकेला। वो खुल गया। खिड़की में सलाखें लगी हुई थी, शायद इसीलिए महफूज जानकर उसकी चिटखनी नहीं चढ़ाई गई थी। फिर सेकंड फ्लोर की खिड़कियों की तरफ से तो लोग यूं भी बेपरवाह होते हैं कि उनके जरिए अंदर दाखिल होना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए या तो आदमी को उड़ना आता हो या फिर मेरी तरह जान पर खेलना जानता हो। मैंने खिड़की से अंदर झांका। वो किसी की ख्वाबगाह थी, मगर नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में मुझे बिस्तर खाली नजर आ रहा था। इस कमरे में जो कोई भी सोता था वो उस वक्त नीचे चला गया होगा। न जाने तैमूर की गोली से जख्मी कौन हुआ था। मैंने बाएं हाथ से खिड़की की चौखट पकड़ी और दाएं हाथ से दरमियान की एक सलाख पकड़कर उसे अंदर की जानिब धकेला। अगर मैं उसे बाहर की जानिब खींचता तो सलाख उखड़ने के साथ ही मैं भी 40 फुट की बुलंदी से नीचे गिरता। मैंने सलाख पर थोड़ा सा दबाव डाला तो वो हिलाल की शक्ल में मुड़ गई। मैंने दूसरी सलाख को भी उसी तरह मोड़ कर निकाल दिया। अब वहां इतनी जगह पैदा हो गई थी कि मैं आसानी वहां से गुजर सकता था। मैंने खिड़की की चौखट पकड़कर अपने जिस्म को तोला और दूसरे ही लम्हे मैं कमरे में था। मैं तैमूर की तरफ से बिल्कुल फिक्रमंद नहीं था। उसे निकलने का मौका मिल गया था, इसलिए अब उसका पकड़ा जाना बहुत मुश्किल था। मैंने सलाखों को सीधा करके दोबारा फ्रेम में लगा दिया। सलाखें मुकम्मल तौर पर सीधी नहीं हुई थी, बस उन्हें फ्रेम में अटका दिया था। मैंने खिड़की के पट बंद किए और पर्दा हटाकर फुर्ती से बेड के नीचे घुस गया। कमरे में वॉल टू वॉल और इंतहाई कीमती कारपेट था, इसलिए बेड के नीचे घुसते हुए मुझे बिल्कुल तकलीफ ना हुई। बेड के नीचे हाई हील की जनाना सैंडल पड़ी हुई थी। बेड के ऐन सामने एक ड्रेसिंग टेबल रखी थी जिस पर कॉस्मेटिक्स का सामान बिखरा हुआ था। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई बहुत उजलत में जीने पर चढ़ रहा था। फिर कदमों की ये आहट उस कमरे के ऐन सामने रुक गई और कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। अंदर आने वाली कोई लड़की थी क्योंकि मुझे उसके पैर दिखाई दे रहे थे। वो कमरे के एक गोशे में जाकर रुक गई। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत एहतियात से आगे की तरफ खिसका और बेड की लटकी हुई चादर थोड़ी सी ऊपर उठाकर उसे देखा। वो खड़ी हुई कुछ लिख रही थी।
दरवाजे के नजदीक फिर आहट हुई तो मैंने जल्दी से चादर छोड़ दी। फिर मुझे एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, उर्मिला, मिल गया नंबर? पहले आने वाली लड़की ने जवाब दिया, मिल गया दीदी, मैं बस लेकर आ रही हूँ। इस दौरान में बाहर से बोलने वाली लड़की भी अंदर आ गई थी। वो आहिस्ता से बोली, एक तो ये मेहमान मुसीबत बन गया है, जब से आया है कोई ना कोई तमाशा हो रहा है। उर्मिला ने कहा, पिताजी बता रहे थे कि वो कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर है। मेरा अंदाजा था कि वो दोनों विनोद पांडे के बारे में बात कर रही थी। फिर वो चौंक कर बोली, पिताजी की हालत कैसी है? दूसरी ने कहा, परेशानी की बात नहीं है, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि गोली से हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा। फिर वो चौंक कर बोली, लाओ मुझे फोन नंबर दो, मैं डॉक्टर मेहरा को फोन कर दूं, वही पिताजी को अस्पताल शिफ्ट करेंगे। डॉक्टर धर्म ने तो उन्हें बस फर्स्ट एड दी है। उर्मिला ने कहा, आप चलें दीदी, मुझे तो वो दुष्ट ऐसे घूर घूर कर देखता है जैसे कच्चा चबा जाएगा। दिल चाहता है मनहूस की आंखें फोड़ दूं। उसकी दीदी हंसने लगी, फिर बोली, अच्छा तुम रहने दो, पिताजी की कंडीशन बिल्कुल सीरियस नहीं है, वो आराम से बातें कर रहे हैं। उन्होंने अभी थाने फोन किया है, पुलिस बस अभी पहुंचने ही वाली होगी, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। ये कहकर वो चली गई। उर्मिला ने दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठ गई। चंद लम्हे वो यूं ही बैठी पैर हिलाती रही, फिर बेड पर दराज हो गई। मैं चाहता था कि विनोद पांडे को यहीं छाप लूं, मगर इसके लिए मुझे इंतजार करना था। अभी पुलिस आने वाली थी, आधा पौन घंटा तो वही लोग ले लेते, फिर घर वालों के सोने में मजीद आधा घंटा लगता। इस लिहाज से तकरीबन 1.5 घंटे तक मुझे सिर्फ इंतजार करना था। मैंने कलाई पर बंधी हुई रेडियम डायल वाली घड़ी पर नजर डाली। 2:10 हुए थे। मैं तैमूर की तरफ से भी फिक्रमंद था। वो यूं खामोश बैठने वाला नहीं था। यही समझता कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूं, वो अपने तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई कर सकता था। मैं उसे कुछ करने से रोक भी नहीं सकता था। ऐसे ही मौकों पर मुझे शिद्दत से ट्रांसमीटर की कमी महसूस होती थी। मैं यही सब सोचता रहा और वक्त सुस्त रवि से गुजरता रहा। मुझे ये भी खदशा था कि इस दौरान में विनोद पांडे ये घर ही न छोड़ दे। अगर ऐसा होता तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाती। विनोद पांडे के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले थे। भारत का गैर कानूनी सफर किया था और अब तक मुसलसल गर्दिश में था। मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। सड़क की तरफ से जीप के इंजन की आवाज आई तो मैं समझ गया कि पुलिस वहां पहुंच चुकी है। मैंने फैसला किया कि पुलिस के जाते ही कार्रवाई शुरू कर दूंगा। ज्यादा इंतजार करना मुनासिब नहीं। वक्त फिर चींटी की रफ्तार से गुजरता रहा। उर्मिला शायद गहरी नींद सो चुकी थी। उसके सांसों की आवाज सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। फिर जीप का इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई और जीप की रवानगी के बाद फिर पहले की तरह सन्नाटा छा गया। मैंने चंद मिनट मजीद इंतजार किया, फिर आहिस्तगी से बाहर निकल आया। लड़की बहुत गहरी नींद सो रही थी। एक लम्हे को मुझे उस पर तरस आया, मगर फिर मुझे विनोद पांडे का ख्याल आ गया। मैं इसी की मदद से विनोद पांडे को पकड़ सकता था। मैंने आहिस्ता से उर्मिला का शाना हिलाया। उसने करवट बदलने की कोशिश की तो मैंने फिर उसका शाना हिला दिया। उर्मिला ने चौंक कर आंखें खोल दी। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। फिर उसने चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने झपट कर उसके मुंह पर मजबूती से हाथ जमा दिया। मैंने गुर्रा कर कहा, आवाज निकाली तो गर्दन मरोड़ दूंगा। उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। मैंने कदरे नरम लहजे में कहा, मेरी बात गौर से सुनो लड़की, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मुझे कुछ मालूम करना है। अगर तुम शोर न मचाने का वादा करो तो मैं तुम्हारा मुंह खोल सकता हूँ। उर्मिला ने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने उसके मुंह पर से हाथ हटा दिया। मैं उसकी तरफ से भी चौकन्ना था। अगर वो दोबारा चीखने की कोशिश करे तो फिर उसे दबोच सकूं। उर्मिला ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, बस गहरे गहरे सांस लेती रही। अलबत्ता वो उठकर बैठ गई थी। उसकी आंखों में वहशत भी नहीं थी। अचानक मेरी नजर दाएं हाथ की तरफ रखी हुई ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी तो आईने में एक गंजे को देखकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, मगर फिर ये सोचकर मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई कि वो मेरा ही अक्स था। मुझे पागलों की तरह हंसता देखकर उर्मिला एक दफा फिर सहम गई। ऐसे शख्स को लोग पागल ही समझेंगे जो अपना ही अक्स देखकर पागलों की तरह हंसने लगे। फिर मैं संजीदा होकर बोला, डरो मत उर्मिला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। वो हैरत भरे अंदाज में मुझे घूरने लगी। बोली, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे सिर्फ ये मालूम करना है उर्मिला कि विनोद पांडे किस कमरे में सो रहा है। उसने उलझे हुए अंदाज में कहा, विनोद पांडे? कौन विनोद पांडे? मैंने कहा, वो आदमी जो तुम्हारे घर में ठहरा हुआ है। वो बोली, तुम शायद केदार जी की बात कर रहे हो। हमारे घर में तो वही ठहरे हुए हैं। उनका नाम केदार मेहरा है। गोया विनोद पांडे ने जहां अपना नाम केदार मेहरा बताया था। मैंने जल्दी से कहा, हाँ वही। किस कमरे में ठहरा हुआ है वो बोली, वो तो निचली मंजिल पर ठहरे हुए हैं। फिर उसने चौंक कर कहा, मगर तुम मेरे कमरे में कैसे आए? दरवाजा तो बंद है। मैंने कहा, मैं बंद दरवाजों में से भी धुआं बनकर गुजर जाता हूँ। तुम मुझे मेहमान का कमरा दिखाओ। वो बोली, अभी थोड़ी देर पहले फायरिंग तुमने की थी? उसने पूछ लिया। आखिर पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी।
मैंने चौंक कर कहा, फायरिंग? कब हुई थी फायरिंग? मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ हूँ, यहाँ तो फायरिंग नहीं हुई। शायद तुम पूरी तरह जागी नहीं हो या फिर तुम्हारे कान बज रहे हैं। फिर मैंने झुंझला कर कहा, चलो मुझे मेहमान का कमरा दिखाओ। उसने घबरा कर पूछा, क्या तुम उसे कत्ल कर दोगे? मैंने कहा, कत्ल करना कौन सी बड़ी बात है, मैंने अब तक बहुत से कत्ल किए हैं, मगर इस वक्त मेरा इरादा किसी को कत्ल करने का नहीं है। तुम्हारे मेहमान से भी कुछ मालूमात हासिल करना है। उर्मिला ने तुनक कर कहा, और अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैंने झटके से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। मैंने कहा, तो मजबूरन तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। जब मैंने उसका सेफ्टी कैच हटाया तो उर्मिला का चेहरा धुआं हो गया। उसने खौफजदा अंदाज में मुझे देखा और थूक निकल कर बोली, आओ मेरे साथ। मैंने सख्त लहजे में कहा, मगर एक बात समझ लो, अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल रियायत नहीं करूंगा। मैं उसका हाथ पकड़ कर बाहर निकल आया। वो छोटा सा बरामदा था, चंद कदम के फासले पर जीना था। उर्मिला आहिस्ता आहिस्ता जीने की तरफ बढ़ी। मैं चौकन्ने अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। जीना खत्म हुआ तो हम एक बरामदे में खड़े थे। वहां एक कतार में 4 कमरे थे। उर्मिला आखिरी से पहले कमरे के सामने पहुंच कर रुक गई और सरगोशी में बोली, वो इस कमरे में है। मैंने भी सरगोशी में कहा, उससे दरवाजा खुलवाओ। फिर मैंने आगे बढ़कर बड़ी फुर्ती से बरामदे की लाइट ऑफ कर दी। बरामदा एकदम तारीकी में डूब गया। मैं दरवाजे के साथ दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। इस दौरान में उर्मिला दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। चंद लम्हे के बाद विनोद पांडे की गुनूदा आवाज सुनाई दी, कौन है? मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। महीनों की जान तोड़ कोशिश और मेहनत का फल मुझे मिलने वाला था। पाकिस्तान से लेकर भारत तक इस मरदूद ने मुझे दौड़ाया था। लड़की ने कहा, मैं हूं उर्मिला। विनोद पांडे बड़बड़ाया, उर्मिला तुम कैसे आई? उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था कि दरवाजे पर उर्मिला ही है। फिर उसने आहिस्तगी से दरवाजा थोड़ा सा खोला और अचानक उर्मिला का हाथ पकड़कर अंदर घसीट लिया। फिर इससे पहले कि वो दरवाजा दोबारा बंद करता, मैंने फुर्ती से दरवाजे के बीच में पैर अड़ा दिया। दूसरे ही लम्हे दरवाजे को धक्का देकर मैं अंदर घुस गया। विनोद पांडे मेरी तवक्को से भी ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ। मैं जो ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने उछलकर फ्लाइंग किक मारी। मेरे सीने और दाएं शाने पर जबरदस्त चोट लगी और झटके से मेरा रिवॉल्वर हाथ से निकल गया। विनोद पांडे ने उछलकर दूसरा वार करना चाहा, मगर अब मैं मजीद लाते खाने के मूड में नहीं था। मैंने तिरछा होकर उसकी टांग पकड़ ली। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। मैंने उसकी टांग छोड़कर एकदम उस पर छलांग लगा दी। उसने तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर कामयाब ना हो सका। मैंने उसके दोनों हाथ जकड़ रखे थे। मैंने हुर्रा कर कहा, ज्यादा जोर लगाओगे तो तुम्हारे दोनों हाथ शानों से उखड़ जाएंगे पांडे। वो हाँपते हुए बोला, क्या चाहते हो मुझसे? मैंने जहरीले लहजे में कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, इतने भोले मत बनो। वो बोला, मगर वो तो। मैंने कहा, देखो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैं जानता हूँ कि एल्बर्ट आया हुआ है और तुम उससे कोई डील करने वाले हो। उसने तवील सांस लिया और बोला, अगर तुम ये जानते हो तो ये भी जानते होगे कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। मैंने भिन्ना कर कहा, मुझसे अड़ने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इंडिया आया हूँ। विनोद पांडे सर हिलाकर बोला, मैं जानता हूँ, तुम्हारे बारे में एक एक पल की इंफॉर्मेशन थी मुझे। फिर अचानक ही तुम गायब हो गए। उसके बाद से अब तुम्हें देख रहा हूँ, मगर मेरी बात का यकीन करो, वो दस्तावेजात मेरे पास नहीं है। मैंने कहा, नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बेकार है। यह कहकर मैंने अचानक उसकी गर्दन दबोच ली। उसकी आंखों में हैरत के साए लहराए। फिर वो बुरी तरह मचलने लगा, क्योंकि मैंने अपनी गिरफ्त कुछ सख्त कर दी थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, महज धमका रहा था ताकि वहशतज़दा होकर वो कुछ उगल दे। वो बुरी तरह हाथ पैर मारने लगा। मैंने गिरफ्त कुछ ढीली कर दी। वो निढाल सा होकर गहरे गहरे सांस लेता रहा। फिर भर्राई हुई आवाज में बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वो दस्तावेजात मेरे पास नहीं है। मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, मैं तुमसे जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा।